थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहला याद है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा पढ़ते हैं बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, डेल लेफ्ट से पहले समझो। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा। फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब सर क्या है ये एग्जांपल, जैसे मान लो पानी नॉर्मली कितना डिग्री सेल्सियस फ्रीज करता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बॉयल भी मेल्ट भी करता है। मैंने आइस जो लोगे पानी का बर्फ बनाओगे तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट भी करता है, मैंने कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पानी को जब तुम लिक्विड है उसको फिर ठंडा करोगे, फ्रिज में डालो तो फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी पानी में मान लो कोई एक गिलास तो पानी में तुम क्या करो, उसको फ्रीजर में डाल दो, फ्रीजर जो होता है अंदर में जो जिसमें ज्यादा ठंडा करता है, तो उसमें एक गिलास पानी डाल दो तो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसी पानी में तुम डाल दो, मान लो थोड़ा नमक का डाल दो या चीनी डाल दो और तब फ्रीज करो, तो उतना ही देर लगेगा कि उससे ज्यादा देर लगेगा। प्योर पानी को फ्रीज करने में ज्यादा समय लगेगा कि पानी में चीनी डालने के बाद ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, चीनी डालने वाले में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो और कम टेम्परेचर है, और ठंडा करो तब जाकर फ्रीज होगा। माने कि वो जैसे मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का घट जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन होता है कमी, हिंदी में से बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? हाँ, हिमांक का अवनमन। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, भाई डेफिनेशन जैसे वहां जो अच्छा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर क्या है, उसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कोई अंतर नहीं हुआ, जैसे हम लोग पढ़ाए थे पहले, याद करो। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए थे, ओके, इक्विलिब्रियम फिनोमेना पे। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग। तो पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। किसको डिफाइन कर लेते हैं बोलो? फ्रीजिंग पॉइंट को। तो एकदम सेम, तो फ्रीजिंग पॉइंट का तीन डेफिनेशन है। ओके, दो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, जैसे मान लो कि ये प्योर लिक्विड है, जो ग्राफ देख रहे हो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। फ्रीज करना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, फ्रीज करना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अरे जितना ठंडा होगा यानी टेम्परेचर कम है, तो जितना ठंडा होगा उतना ज्यादा फ्रीज होगा। ओके, तो ये एक ही, जैसे पानी मान लो, थोड़ा देर के लिए समझना, पानी एग्जांपल में कभी भी कोई चीज समझ ना आए तो पानी को एग्जांपल लेकर चला करो। लिक्विड तुम्हारा पानी है, उसके बाद उसको फ्रीज करना है। ओके, तो ये जब लिक्विड में था तब उसका ग्राफ है, इसको बोलते हैं लिक्विड फेज। कौन फेज? लिक्विड फेज। और जब वो जैसे फ्रीज किया तो सॉलिड में आ गया होगा, सॉलिड में, तो ये सॉलिड फेज का ग्राफ है। तो जहां पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का ग्राफ कट रहा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझे? जहां पे लिक्विड फेज का ग्राफ और सॉलिड फेज का ग्राफ बोलो कट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यही बोलो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड जो है वो सॉलिड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यही बोलो कि लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन, ये प्रेशर से ही, ये भी प्रेशर से रिलेटेड है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट वाला। ओके, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक डेफिनेशन तो ये है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। सेम वेपर प्रेशर वहां पे आ जाता है, दोनों ही सेम वेपर प्रेशर। सॉलिड फेज ये पॉइंट वो है, पॉइंट है जहां पर सब लिक्विड का वेपर फेज, लिक्विड का वेपर प्रेशर या प्रेशर बोलो, और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। तो दो डेफिनेशन हो गया। तीसरा डेफिनेशन जो बोले, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स, माने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जो बनाया गया, तो लिक्विड फेज का ग्राफ और सॉलिड फेज का ग्राफ जहां पे कट करेगा उसी पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure temperature curves of the solid and liquid phases are intersect each other is called freezing point। समझे? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का कर्व और वेपर फेज का कर्व, सॉरी सॉलिड फेज का कर्व, लिक्विड फेज का कर्व और सॉलिड फेज का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, आसान भाषा में समझो कि जिस टेम्परेचर में कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो नॉर्मल वेपर प्रेशर है। जब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 kTm होता है तब जाकर पानी का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है?
1 atm, ओके। लेकिन भाई प्रेशर चेंज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर, सारी चीजें प्रेशर से रिलेटेड है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ाया था कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भाई तुम्हारा प्रेशर चेंज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है वाटर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर से हमको तो पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पढ़ना है? तो वही बात कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, ओके, तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही डेफिनेशन, वहाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता, बढ़ जाता था, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था। यहाँ फ्रीज करना चीजों को तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो भैया when a non-volatile and non-electrolyte solute is dissolved in a volatile solvent, then the freezing point of solution is decreased. This change in freezing point is called depression of freezing point. Always remember, again I have told you many times, freezing point is not a colligative property. Freezing point is not a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Okay, you should remember. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इससे पता चल गया कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे वो उसमें कुछ चीनी डाल दो या कोई सॉल्यूट डाल दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, माने और कम टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होगा, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, दोनों का डिफरेंस ले लो। सेम याद करो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का कम होता है, इसलिए वहां पर लिखे थे P0 माइनस PA, P0 माइनस P, याद है। और यहाँ पर भी लिखेंगे T0 माइनस TF, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, तो वहां पर लिखे थे बॉइलिंग पॉइंट का TB0 माइनस TB, है ना, TB माइनस TB0, TB माइनस, क्योंकि TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था और TB0 तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का, तो इसलिए TB में से TB0 घटाए थे। बस वेपर प्रेशर वाला में और फ्रीजिंग पॉइंट में सेम ही कहानी है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, ओके। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, लगातार इसे सिस्टमेटिक में याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये यही है, इसी चेंज को बोलते हैं कितना घटा, कितना घटा। मान लो कि पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अब जैसे उसमें चीनी डाल दिया तो वो हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, कितना का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, तो 5 का जो चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना की कमी आई, 5 की कमी आई, ओके, उसी को बोलते हैं। तो ये डेल्टा TF हो गया, क्लियर। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेफिनेशन एंड ये पॉइंट लिखो तो लिखो ये वाला, ओके, दिक्कत। और उसका ये ग्राफ हो गया। तो ये तुम्हारा प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड फेज सॉलिड फेज उसको काटता है, याद आया। और नीचे वाला जो ग्राफ देख रहे हो ये सॉल्यूशन का है, किसका बताओ, सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे क्यों आया सर, इसलिए आया नीचे क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ पर कटा ना, यहाँ पर कटा, ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट हुआ सॉल्यूशन का, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इधर कटा था, तो बॉइलिंग पॉइंट इधर हो गया था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इस ग्राफ को बस याद रखना, इसके कि ओ फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ये जो चेंज हुआ ये कितना का चेंज हुआ बताइए, यहाँ से यहाँ तक हुआ चेंज ना, ये चेंज, इस चेंज को बोलेंगे डेल्टा TF। पहले TF0 था प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, आई हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो घट गया, डेल्टा TF, ठीक है, समझा गया। तो ग्राफ याद रखना, एग्जाम में ग्राफ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट ग्राफ से MCQ बन सकता है, ठीक है, ये बता दिया। अब वही बात, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे वहां लिखे थे द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन। अब जैसे मान लो तुमने चीनी डाल दिया 100 ग्राम और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में घट कम, चीनी तुम जब प्योर पानी लिए तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी फ्रीज कर रहा था, जैसे तुमने चीनी डाल दिया 100 ग्राम तो तुमने देखा, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि -5 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फ्रीज किया, फिर और चीनी डाल दो 100 ग्राम और, तो फिर -10 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फ्रीज करेगा, 10 ग्राम और डाल दो तो -15 डिग्री सेल्सियस फ्रीज करेगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट डालते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती जाएगी, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, यानी सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। जब सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझा दिया। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TF वहां लिखे थे डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा TF कुछ भी नहीं है कि भाई एक कांस्टेंट लगाएं KF, वहां पर थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या पढ़े थे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाला में, यहाँ पढ़ेंगे इसको, बोलो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहां पर बोले थे इसको इबिलियोस्कोपी, उसका नाम क्या था, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, हाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, आंसर भी लिख देते हैं साइड से, लिख देंगे, डोंट वरी, माने KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है।
अब डेफिनेशन लिखना है तो बोल देते हैं कि जब मोलैलिटी की वैल्यू 1 होती है तो डेल्टा टी एफ डेल्टा के एफ के बराबर हो जाएगा। मैंने मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है सर? तो जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है तो उस टाइम में जो जितना फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी उसी को हम लोग के एफ बोल देंगे। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूनिट मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। खत्म, वही है। यूनिट ऑफ के एफ इज, वहां पर केल्विन पर मोल है, ये भी केल्विन पर मोल सेम। ओके, बस इसको लिखना केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, सेम सेम यूनिट, कोई अंतर नहीं है। के बी का और के एफ का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो एग्जाम में यहाँ तक लिखना है तुमको, वो तो बताइए दिए डायग्राम के हिसाब से। और डिटर्मिनेशन करना है तो भाई ठीक है कर लो। क्लियर? सेम हो गया ना? हो गया। जब सेम ही ग्राफ है, कुछ अंतर नहीं, सब कुछ सेम हो गया। अब बाकी जो है तुमको ये चीज ये तुमको आंसर भी दिया हुआ अलग से बता दीजिए। समझ में आ गया? मैंने अगर तुमने बॉइलिंग पॉइंट वाला बात समझ गया तो इसमें तुमको दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? चलो नोट करो। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन है स्नोफॉल। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का टेम्परेचर मान लो कि ठंडा देश में ऐसा बर्फ की बारिश ठंडे के मौसम में होगा या ठंडा कंट्री में होगा। ठंडा कंट्री में टेम्परेचर गारंटी के 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। टेम्परेचर मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कम है। उतने में तो पानी तो फ्रीज करवे करेगा। पानी तो बर्फ में पानी रखा हो या तालाब का पानी हो या तुमको कहीं का पानी हो, फ्रीज कर जाएगा, दिक्कत करेगा ना वो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि नमक डाल देते हैं। नमक डालने से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगी। तो बाहर में टेम्परेचर तो ज्यादा है, ये ज्यादा तो फ्रीज कर भी नहीं करेगा, तो लिक्विड पानी पानी रहेगा। ये प्रॉब्लम से बच सकते हो। दूसरा आइसक्रीम में, आइसक्रीम वाला को देखोगे, जब आइसक्रीम बेचता है तो उसके डब्बा में देखोगे तो उसके नीचे से बर्फ रखे रहता है, उसमें नमक भरे रहता है। देखियो गौर क्यों नमक भर देता है बर्फ के अंदर। जो मैंने बर्तन एक तो आइसक्रीम डाल लेता है, उसके नीचे जो एक और बड़का बर्तन रहता है उसके अंदर बर्फ भरे रहता है। अब बर्फ जल्दी गलता नहीं, पिघलता नहीं है, क्योंकि नमक डाल देता है। नमक डालने से क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो जो नमक है, जो बर्फ है, वो जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा है ना। तुम सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, बर्फ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझियो। अब बाहर का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो बर्फ का धीरे धीरे टेम्परेचर, ये बाहर का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, 30 से 0 पे आने में अंदर का जो टेम्परेचर है, जो बर्फ जहाँ पर लाए हो, तो अंदर का टेम्परेचर घट ठंडा होगा, तब तो बर्फ बना हुआ है। तो 30 से 0 डिग्री सेल्सियस आने में ओके वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन जैसे तुमने नमक डाल दिया तो अब तो चला जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, मान लो, माने फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो अब 30 से ही बाहर का टेम्परेचर 30 से -10 जाने में समय लेगा, बहुत समय लेगा। तो इसलिए फिर जल्दी गले नहीं बर्फ, उसके लिए नमक डालते हैं ताकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए? घट जाए। ये कहानी है। इसलिए आइसक्रीम वाला क्या करता है कि बर्फ के अंदर नमक डालता है ताकि जल्दी बर्फ पिघले नहीं, और जब बर्फ पिघलेगा नहीं तो जल्दी उसका आइसक्रीम खराब नहीं होगा। सीधी बात है, लंबे समय तक बेचता रहेगा, शाम तक बेचता रहेगा। भैया एक होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एंटी फ्रीज मिक्सचर, प्रतिहीन मिश्रण बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा हुआ तुम्हारे। ओके, एंटी फ्रीज का होता है कि जैसे जो कोल्ड कंट्रीज है यानी ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में क्या होता है, जो कार चलती है ना, कार के रेडिएटर होता है, रेडिएटर, कार का रेडिएटर होता है जिसमें पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। अब ठंडा समय में पानी जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर जाएगा, और ठंडा देश में तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। मान लो -5 में चला गया, भाई समझाइए जो अभी समझाई वाला बात। तो -5 में चला गया, अब पानी बर्फ बन जाएगा, तो फिर पानी का कोई काम ही नहीं है। तो भाई तो पानी जब बर्फ बनेगा तो जो जिसके अंदर क्या कि बर्फ सॉलिड बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार का रेडिएटर फट सकता है, कार का रेडिएटर फट सकता है, और ऊपर से कार चालू भी नहीं होगा। ओके, तो कार में जो पानी वो जमे नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, बाहर से उसमें एक मिक्सचर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। उसको फ्रीज होने से बचाता है पानी को, क्योंकि जैसे उसमें मिक्सचर डाल दिया तो क्या करिए, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया, और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट को घटाया तो बाहर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीज नहीं करेगा पानी को, समझे। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या करता है कि वो पानी को कार के रेडिएटर में जो पानी रखा हुआ उसको फ्रीज होने से बचाता है, ताकि कार का रेडिएटर खराब न हो। द मिक्सचर ऑफ, अभी क्या है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, उसमें होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल अल्कोहल है, क्या बताओ? अल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल के ऑल लग ना, ऑल अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एक अल्कोहल है, ठीक है, एक प्रकार का, और वाटर। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर को बोलते हैं एंटी फ्रीज मिक्सचर। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या होता है, तो बोलोगे इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर, मिश्रण, उसको बोलते हैं हम लोग का चीज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है। 335 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल जब 1 केजी पानी में रखा जाता है, 335 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को जब 1 केजी पानी में रखा जाता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को -10 डिग्री सेल्सियस घटा देता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज, ये कार के रेडिएटर में ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल में लाई जाती है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 2 3 4, एग्जाम में यहीं तक लिखना तुमको, और ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जाम आंसर में दिया हुआ है, और ये एप्लीकेशन समझने के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको एंटी फ्रीज सॉल्यूशन याद ना, एथिलाइन एथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर है ये। और जब उसको डालते हैं उसके अंदर भाई कार के रेडिएटर में, तो बर्फ वाटर जो है जल्दी फ्रीज नहीं करता है, क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। ठीक है, जल्दी फ्रीज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, दैट्स ऑल।